तो कैसे हो आप सभी लोग। तो देखो, मैंने जो आपको एरोमेटिक कंपाउंड की सीरीज जो पढ़ा रहा था, जो चैप्टर में पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया, पार्ट 2 पढ़ा दिया, और आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख सके हैं। तो ये जो आपका लेक्चर है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड पार्ट 3 है। तो डायरेक्ट पार्ट 3 मत देखना लेक्चर, आप पहले आप पार्ट 1 देखना, उसके बाद में पार्ट 2। और आपको पार्ट 1 पार्ट 2 की चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सा कहां पर रिएक्ट करेगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। तो देखो यार, आप जानते हो जैसा कि मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है, और हम स्टार्ट करेंगे आज हम एरोमेटिक कंपाउंड का लेक्चर 3। तो देखो, जो मैंने पहले तुमको भी बताया, रिपीट कर रहा हूं, जो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं वो आपको लिखना नहीं है, ओनली समझना है। लिखना कहां से आपको, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है वहां से। तो देखो स्टार्ट करते हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो, अब ना इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में देखो, एक एक चीज ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रोफाई आपका कहां पर अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाई कहां पर जाएगा। जैसे कि देखो, मैंने बताया था एजी। एजी क्या होते थे आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप, कहां पर उनका डायरेक्टिंग नेचर क्या होता था, आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। अब आपके मैंने बताया था डीजी। डीजी का मतलब क्या था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। उनका डायरेक्टिंग नेचर क्या होता था, आपका मेटा डायरेक्टिंग नेचर। उसके बाद में मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताया, हेलोजन। हेलोजन का नेचर मैंने बताओ क्या बताया, हेलोजन में मैंने बताया एक्सेप्शन है ये, इनका नेचर होता है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो यहां तक मैंने चीजें बताई, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन सब बताया। सल्फोनेशन का मतलब था आपका सल्फोनिक ग्रुप का लगना बेंजीन पे। जैसा कि आप जानते हो, डीसल्फोनेशन का मतलब क्या है कि सल्फोनिक ग्रुप का निकलना। और मैंने आपको यह भी बताया था सल्फोनिक ग्रुप क्या है आपका, या सल्फोनिक रिएक्शन क्या है आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें और आयोडोनेशन में रिएक्शन में आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। वो बहुत सारी बातें की, आई होप आपको याद हो और अच्छे से, और आपको थोड़ा मजा आ रहा है मजा आ रहा हो आपको पढ़ने में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से आगे, आपको पता है ये बेंजीन है। अब देखो, मैंने ये बेंजीन को ऐसे लिख दिया, तो देखो पाई बॉन्ड सिग्मा लॉन पे, तो यार ये तो कंजुगेशन आ गया। अब मैंने आपको बोला कंजुगेशन है, वहां मेजोमेरिक ऑपरेट हो सकता है। तो देखो इसके पास में लॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, प्लस एम। अब प्लस एम का मतलब समझते हो, प्लस एम का मतलब है आपका एजी, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या था तुम्हारा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। मतलब कहने का क्या है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग इसके ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हो सकता है। ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये वाली और ये वाली। ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हो सकता है, या फिर देखो ये कहां पर अटैक कर सकता है, आपका पैरा पर। तो ध्यान से सुनना, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या है आपकी, बोलो सेम है। तो देखो यहां पर भी अटैक कर सकता है ये, और यहां पर भी अटैक कर सकता है। और मैंने आपको ये समझाया, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या है आपकी, सेम। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर ये यहां पर अटैक करेगा तो इसका हिस्टेरिक क्राउड आएगा, तो बोलो रिपल्सन आएगा। रिपल्सन आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसकी कम। दोबारा से समझो, अगर आपने इलेक्ट्रोफाई अगर ऑर्थो पर लगाया, तो देखो ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप और ये भी ग्रुप क्या होगा, तो दोनों ग्रुप में वांडर वाल रिपल्सन होगा, तो आपकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, कम। तो देखो, तो मैंने बताया आपको, यहाँ आपका रिपल्सन होगा तो यहाँ स्टेबिलिटी कम आएगी, यहाँ आपका कम रिपल्सन होगा, या फिर कम होगा, या फिर होगा ही नहीं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी आपकी ज्यादा। तो देखो मैंने ये लिखा है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, मतलब इस पे क्या है, स्टेरिक क्राउड क्या है आपका, कम, बहुत कम। तो बोलो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहां पर मेजर, और ये वाला क्या है आपका माइनर। देखो मेरे पास जगह नहीं है, अपने आप बना लेना। इस ग्रुप को ऐसा के ऐसा रखना, बेंजीन को ऐसा रखना। एक बार इस इलेक्ट्रोफाई को आप ऑर्थो पे लगाना, और इस वाले इलेक्ट्रोफाई को आप पैरा पे लगाना। तो पैरा वाले के नीचे आपको क्या लिख लेना है, मेजर। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, चलो अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जीके भी मैं आपको
पहले मैं क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। देखो आपको अभी मैंने समझाया ये वाला ग्रुप आपका क्या करेगा बोलो, ये वाला ग्रुप आपका करेगा प्लस एम। चलो सही है, दिख रहा है ये प्लस एम लिखा है मैंने, ये आपका प्लस एम करेगा। चलो सही है। अब देखो ये वाला ग्रुप क्या करेगा आपका प्लस आई और आपका हाइपर कंजुगेशन। बोलो डोमिनेट क्या करेगा इन दोनों में से, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन में से, तो हाइपर कंजुगेशन। अब बोलो प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन में से कौन डोमिनेट करेगा आपका प्लस एम। मैंने आपको देखो डोमिनेटिंग पावर बताया था, रेजोनेंस डोमिनेट करता है आपका हाइपर कंजुगेशन पे और हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है आपके इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो देखो पहले आपने क्या फाइंड आउट किया कि ये प्लस आई कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन में से डोमिनेट क्या करेगा आपका ये हाइपर कंजुगेशन, और ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है आपका प्लस एम, और प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन में से कौन कौन डोमिनेट करेगा आपका प्लस एम। तो बोलो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा, प्लस एम के अकॉर्डिंग। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो इसकी एक्टिवेटिंग इन पावर इन नेचर में ज्यादा है, ठीक है। तो देखो यहां पर अटैक हो सकता है, आपको पता है इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो, ये वाली पोजीशन क्या ऑर्थो, और इसके अकॉर्डिंग ये वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग ये वाली पोजीशन क्या आपकी पैरा, लेकिन पहले से ब्लॉक है, समझे ना। तो देखो ऑर्थो पर अटैक हो सकता है, लेकिन ऑर्थो दोनों पोजीशन क्या है आपकी सेम, तो आप कहीं पर भी अटैक करा दो। यहां तो समझ में आया। तो देखो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि ये आपका AG1 माना मैंने, ये AG2, ठीक है। प्रोडक्ट बना लेना आप अपने आप। अगर मैं एक्टिवेटिंग पावर की बात करूं, एक्टिवेटिंग पावर जैसे कि AG1 का आपके AG1 का ग्रेटर देन AG2 है, तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा आपका AG1 के। क्योंकि देखो एक्टिवेटिंग पावर आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि मीजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन में से आप बोलो कौन डोमिनेट करेगा, आपको पता है मीजोमेरिक। तो देखो यहां तक आई होप समझ में आया होगा आपको, और आपको फील आ रही होगी जेन्युइन। तो देखो मैंने यही लिखा है, अगर आपके कंपाउंड में 2 एक्टिवेटर ग्रुप हैं तो ध्यान से सुनना। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, जिसकी एक्टिवेटिंग पावर नेचर में ज्यादा हो। तो देखो इसकी एक्टिवेटिंग पावर नेचर में ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने अटैक करा है। तो यहां तक समझ में आया। तो देखो अगर मैं समरी बताना चाहूं, आपके पास में 2 ग्रुप है, ठीक है। अगर एक ग्रुप कर रहा है आपका प्लस एम, दूसरा ग्रुप कर रहा है आपका प्लस आई, तो बोलो प्लस एम और प्लस आई में कौन डोमिनेट करता है, तो आपको पता है जाहिर सी बात है प्लस एम। तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा बोलो प्लस एम के अकॉर्डिंग। तो देखो यहां मैंने आपको ये चीज समझाई। अब देखो आगे ध्यान से सुनना, आपको पता है ये प्लस एम करता है, ये वाला ग्रुप क्या करता है आपका प्लस एम, और ये वाला ग्रुप क्या करता है आपका हाइपर कंजुगेशन। इनके बारे में मैंने अभी तक बात कर दी, प्लस आई भी करता है, लेकिन मैं डायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करेगा मैंने लिख दिया है। अब बोलो देखो आपको पता है इसके अकॉर्डिंग अटैक होगा, क्योंकि ये प्लस एम कर रहा है। तो देखो इसके ऑर्थो, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन पैरा, तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक हो सकता है। ये क्या है आपका एजी, और एजी का नेचर क्या होता है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। यहां तो समझ में आया अच्छे से। तो देखो ये जो ग्रुप है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्थो पे अटैक हो सकता है या फिर पैरा पे। अब ध्यान से सुनना, देखो ये भी आपका स्टेरिक क्राउड वाला ग्रुप है, आपका बड़ा ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है। तो देखो यहां पर ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, जाहिर सी बात है। अब देखो यहां पर भी अटैक कर सकता है, और आपका यहां पर भी अटैक कर सकता है। तो ध्यान से बोलना कि कहां पर आपका मेजर बनेगा। देखो ये एक बल्कि ग्रुप है, एक ये बल्कि ग्रुप है, अगर इसके बीच में आएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा। तो देखो मैंने इस पे लिख रहा हूं इंट्रेसेस, मतलब समझे कि बहुत कम मात्रा में मिलेगा, क्योंकि देखो 2 ग्रुप का आपका रिपल्सन होगा बॉन्ड वाला रिपल्सन, तो स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी कम। अब देखो यार ध्यान से आगे, ये एरो आप समझ जाओगे, ठीक है।
ये एरो देखो, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर अटैक कर रहा है ऑर्थो पे। ये वाला ग्रुप बल्की होता है कंपेयर टू इससे। अगर ये वाला ग्रुप बल्की है तो यहाँ ज्यादा रिपल्सन होगा, तो यहाँ भी मेजर नहीं बनेगा। तो बोलो मेजर कहां पर बनेगा आपका, यहाँ पर, ये वाला आपका मेजर। यहाँ से समझ में आया। अब देखो आपको पता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन बोलो कितने, 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बोलो CMe3 है, अल्फा हाइड्रोजन बोलो 0। इसमें अल्फा हाइड्रोजन मैंने कितने लिख दिया आपके, 0। अब देखो यार, आप बोलो अल्फा हाइड्रोजन 0 का मतलब क्या है, इधर जो 0 लिखा है मैंने, 0 और 3। तो बोलो कौन डोमिनेट करेगा, किसकी एक्टिवेटिंग पावर नेचर में ज्यादा है। तो आपको पता है इसका जो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसका एक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा है। तो इसके ऑर्थो पे अटैक हो सकता है, या फिर पैरा पे, पैरा पोजीशन पहले से ब्लॉक है, या फिर देखो इधर भी अटैक हो सकता है। दोबारा से सुनो, मैं दोबारा से समझा रहा हूं अच्छे से, कि देखो ये मैंने तुमको समझाया था अच्छे से, ये आपको समझ में आया होगा। ये आपका एजी था, एजी का नेचर था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली नेचर। तो उसके एजी के अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा पे अटैक हो सकता है। ऑर्थो पे क्यों अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो स्टेरिक क्राउड आएगा, रिपल्सन आएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी बोलो, कम। याद है, समझ में आया। अब देखो पैरा, पैरा पे आपका रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए क्या है, ये मेजर। ये मैंने लिखा भी है। अब जो मैंने ये लिखा था इसको मैंने बाद में समझाया, कि जैसे कि देखो आपका एक बेंजीन है, बेंजीन में 2 ग्रुप लगे, एक को मैंने माना Ag1, दूसरे को माना मैंने Ag2, दूसरे को क्या माना मैंने, Ag2, और मैंने दोनों में कंपेयर किया एक्टिवेटिंग पावर। तो Ag1 की ग्रेटर देन आ रही है Ag2 से, तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा, Ag1 से। दोबारा से सुनो, ये वाला ग्रुप आपका प्लस एम कर रहा है, ये वाला ग्रुप आपका प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। तो बोलो प्लस एम डोमिनेट करेगा प्लस आई पर भी, हाइपर कंजुगेशन में भी। और प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन में से कौन डोमिनेट करता है आपका, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में प्लस एम में से कौन डोमिनेट करेगा, आपका प्लस एम। तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक हो सकता है। तो ये पोजीशन तो सेम है, और ये वाली पोजीशन क्या है आपकी, पैरा पहले से ब्लॉक है। तो देखो ये इसने कहां पर अटैक कर दिया, ऑर्थो पे। ये यहां तक मैंने समझाया। अब देखो ध्यान से आगे, मैंने ये आपको समझा दिया था, अगर ये वाला ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप होगा, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल मैंने समझाया, तो इसका एक्टिवेटिंग पावर नेचर में ज्यादा है क्योंकि प्लस एम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है आपका, हाइपर कंजुगेशन। तो देखो इसके ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, अब दोनों ऑर्थो सेम नहीं है, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो मिथाइल की पोजीशन क्या है आपकी, चेंज हो गई है। तो देखो आपका यहाँ अटैक हो सकता है, यहाँ पर भी अटैक हो सकता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हो सकता है, और एक बार आपके कहां पर अटैक हो सकता है, पैरा पे। याद है, समझ में आया। अब देखो जब ये वाले बड़े बड़े बल्कि ग्रुप पे अगर बीच में रिपल्सन करेगा, बीच में अटैक करेगा, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी क्या आएगी, कम। तो इधर मैंने क्या लिखा है, ट्रेस में, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि माइनर मिलेगा, इधर बहुत कम। और आपको मैंने ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करेगा, तो मैंने आपको समझाया ये वाला ग्रुप को क्या होता है, बल्कि ज्यादा। अगर ज्यादा बल्कि है तो ज्यादा रिपल्सन, तो स्टेबिलिटी क्या, कम। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब देखो इधर आपका ये पैरा पर है, पैरा पोजीशन, ये वाला ग्रुप इससे कम बल्कि होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये आपका मेजर। अब देखो ध्यान से आ गया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे आए, आप समझ में आ जाएगा। डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, ये sp3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है आपके, 3। और देखो डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, कार्बन पे 3 मिथाइल लगाया। स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके देख लेना, जैसे कि देखो अगर मैं समझाऊं, कार्बन Me, और ये आपका बेंजीन। तो देखो डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, ये इस पर कोई हाइड्रोजन है क्या, तो अल्फा हाइड्रोजन इस पे क्या है, 0। तो ये हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा इस वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो देखो मैंने क्या लिखा इधर, आपका अल्फा हाइड्रोजन कितने, 0। आपका प्लस आई करेगा, ठीक है, प्लस आई करेगा, लेकिन प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन में से बोलो कौन डोमिनेट करेगा, प्लस आपका हाइपर कंजुगेशन। तो अटैक किसके अकॉर्डिंग हुआ, आपके हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या बन गया आपका, मेजर प्रोडक्ट। याद है, समझो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी लो।
तो आगे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कंपाउंड में आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक कर सकता है, कहां पर अटैक नहीं कर सकता। हम सारी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो, आपको पता है इस वाली बेंजीन रिंग से कौन कनेक्टेड है? ऑक्सीजन। और इसके पास में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो देखो, विद रेस्पेक्ट टू इसके बेंजीन के ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? प्लस एम। चलो यहां तो समझ में आया, अच्छी बात है। प्लस एम कौन करते हैं? जो आपका कंजुगेशन होना चाहिए और ग्रुप के पास में क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज या फिर आपका लॉन पेयर। तो देखो, अब देखो इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड क्या है आपका ये, और आपको पता है ये वाला ग्रुप क्या करता है? माइनस एम। तो बोलो, प्लस एम और माइनस एम एक्टिवेटिंग पावर आपकी किसकी ज्यादा है? तो आपको पता है यार प्लस एम की ज्यादा है। ये तो आपका एजी है और ये क्या आपका डीजी। डीजी मतलब क्या था? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। चलो ठीक है, प्लस एम का मतलब क्या था? आपका एजी। तो देखो कहीं पर भी एजी है और एक डीजी है, तो बोलो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा? एजी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से सुनना, तो एजी के अकॉर्डिंग इसके ऑर्थो, इसके अकॉर्डिंग अटैक होगा। मैंने टिक किया है। तो बोलो ये वाली दोनों पोजीशन क्या है आपकी? ऑर्थो। और ये वाली पोजीशन क्या है आपकी? पैरा। तो देखो ये वाला दोनों पोजीशन क्या है? सेम। और ये वाली पोजीशन क्या है आपकी? पैरा। तो ध्यान से सुनना, अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल आपका यहां पर लगाया तो ये वाला ग्रुप है, इसमें रिपल्सन होगा। अगर मैंने यहां पर लगाया तो बोलो कहां पर रिपल्सन कम होगा? पैरा वाले पर। तो मैं इधर क्या लिख दूं? मेजर। इधर मैं क्या लिख दूं? माइनर। ये समझ में आया आपको? दोबारा समझा रहा हूं। इसका नेचर था एजी, इसका नेचर था डीजी। तो एजी के अकॉर्डिंग अटैक होगा, और एजी का मतलब क्या होता है आपका? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। मतलब कहने का क्या है? ऑर्थो बोलेगा आपका कि मेरे, और सॉरी एजी बोलेगा आपका कि मेरे ऑर्थो पे अटैक कर सकते हो, किस पे अटैक कर सकते हो? पैरा पोजीशन पे। अब देखो आगे सेम क्वेश्चन है, इस वाली रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड ये। तो देखो ये क्या करेगा? प्लस एम। बोलो ये क्या करेगा आपका? माइनस एम। देखो ये प्लस एम इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में करेगा, ये माइनस एम इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में करेगा। चलो यहां तक समझ में आया। अब बोलो प्लस एम का मतलब क्या है आपका? इधर जगह नहीं है, तुम समझ जाना। ये आपका एजी है और ये क्या आपका डीजी। तो बोलो एजी का मतलब क्या होता है आपका? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो बोलो कहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा? यहां पर आपका मेजर। ऑर्थो पे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको पता है स्टेरिक क्राउड। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने ऑप्शन को किससे बदल दिया है? नाइट्रोजन से, NH से। तो यहां तक समझ में आया। तो यहां तक मैंने बोला यहां आपका मेजर प्रोडक्ट, यहां क्या आपका माइनर। थोड़ा स्पेस कम है, समझ जाना। सेम क्वेश्चन है, समझ गए ना? एक आपका एजी है, एक आपका डीजी है। तो एक्टिवेटिंग पावर आपको पता है एजी का ज्यादा होता है, डीएक्टिवेटिंग तो आपको पता है। तो देखो, तो एजी का नेचर होता है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो आएगा इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा कि मैं किसके अकॉर्डिंग अटैक करूंगा? एजी के। तो वो बोलेगा ऑर्थो एंड पोजीशन और पैरा पोजीशन पे मुझे अटैक करा दो। तो ऑर्थो पोजीशन ये वाली क्या है? दोनों सेम। ये आपकी एक पैरा पोजीशन। आपको पता है ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा? आपका रिपल्सन ज्यादा, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका माइनर पे। और पैरा पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? स्टेबल। अब देखो इसको ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन है। ये प्लस एम करेगा, चलो दिख रहा होगा आपको थोड़ा। ये प्लस एम करेगा, ये क्या करेगा? आपका माइनस एम। तो बोलो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्थो और पैरा। तो आपको पता ऑर्थो और ऑर्थो पोजीशन क्या है आपकी? ब्लॉक। तो अटैक कहां पर हो सकता है? आपका पैरा पर। ध्यान से सुनना, इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है। एक लॉन पेयर मैंने शो किया, एक नहीं किया। तो देखो आपको पता है ये प्लस एम करेगा। प्लस एम का मतलब क्या होता है आपका? प्लस एम का मतलब होता है आपका एजी, और एजी का मतलब होता है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर, और डीजी का मतलब क्या होता है आपका? मेटा डायरेक्टिंग नेचर।
तो देखो इसके ऑर्थो पे अटैक हो सकता है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पहले से क्या है आपकी ब्लॉक, तो किस पर अटैक करेगा आपका पैरा पोजीशन पर। याद है, समझ में आया। और देखो ये प्रोडक्ट आपको बनाने हैं आपको अपने नोट्स में कि देखो इस कंपाउंड में आपको यहाँ पर आपको ई लगा देना है, इलेक्ट्रोफाइल लगा देना, और वो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका मेजर, और माइनर भी बनाना है। चलो यहां तक समझना है, सारे बनाने हैं। अब देखो आगे, आपको पता है यार ये तो प्लस एम करेगा किसके रेस्पेक्ट में, इस वाली व्यंजन के रेस्पेक्ट में, और आपको पता है इसके रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा आपका प्लस आई और आपका हाइपर कंजुगेशन। बोलो डोमिनेट क्या करेगा आपका हाइपर कंजुगेशन, डोमिनेट क्या करेगा आपका हाइपर कंजुगेशन। अब बोलो प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन में से कौन डोमिनेट करेगा, तो आपको पता है यार प्लस एम करेगा, जाहिर सी बात है। तो देखो ये आपका एजी, ये भी आपका एजी है, AG1 इसको मैं मान रहा हूं, AG2 इसको मान रहा हूं, लेकिन एक्टिवेटिंग पावर किसकी ज्यादा है, AG1 की। तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक हो सकता है। आपको पता है ऑर्थो पोजीशन पे क्या है आपका स्टेरिक क्राउड है, तो बोलो आपका मेजर कहां पर बना दूं मैं, पैरा पर, और यहां पर क्या बना दूं मैं ऑर्थो पे माइनर। लिख लेना आप अपने आप। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैं तुमको बहुत बार समझा चुका हूं। देखो ये वाला ग्रुप एक चीज देख लेना, जीके भी में अगर दोबारा से लिख लेना, अगर थोड़ा बहुत देखो ये मैंने डी लिखा है, ऑक्सीजन मान के डाउट मत पूछने लगना, बहुत सारे बच्चे ये करने किया उन लोगों ने ऐसा कि मुझे ऑक्सीजन मान के ये डाउट पूछा कि सर ये क्या लिख दिया। थोड़ा राइटिंग खराब है लेकिन भावना को समझो। अब देखो तो देखो CH3 और CD3 में आपको पता है हाइपर कंजुगेशन किसका ज्यादा है, CH3 का। अगर प्लस आई की बात करूं तो CD3 का, लेकिन प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन में कौन डोमिनेट करेगा आपका हाइपर कंजुगेशन। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अटैक होगा, यहां तो समझ में आया। तो इसके ऑर्थो पे या पैरा पे, लेकिन पैरा पोजिशन क्या है पहले से ब्लॉक। अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क। तो देखो मैंने आपको इतना समझाया, ध्यान से सुनना, कि आपके पास में चलो एक्टिवेटिंग दो ग्रुप हैं, AG1 और AG2। अगर AG1 की एक्टिवेटिंग पावर अगर ज्यादा है, मतलब कहने का मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, आपके AG1 के अकॉर्डिंग। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि एक तो ग्रुप आपका AG है और दूसरा ग्रुप आपका DG है, तो बोलो किसके अकॉर्डिंग अटैक होना चाहिए, AG के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन बढ़ाते हैं, AG का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे बेंजीन रिंग में। तो आपको पता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ये सब मैंने बताया, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखते हैं आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो देखो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में FC रिएक्शन भी बोलेंगे। ध्यान से सुनना, अगर इसको मैं शॉर्ट में बताऊं तो देखो क्या करना है आपको हेलोजन हटा देना है, किसके साथ में, AlX3 के साथ में, और आपको डायरेक्ट क्या लगा देना, R, वो भी किस पे, बेंजीन पे। तो आपने R लगा दिया किस पे, बेंजीन पे, तो ये बन गया आपका अल्काइल बेंजीन। अब मैक के थ्रू समझेंगे कि कैसे क्या हटना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो देखो आपको पता है कार्बन एंड हेलोजन, तो बोलो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की, इतना तो आता है, चलो ठीक है। अब बोलो इसके पास में लोन पेयर है, ठीक। अब देखो यार आपके पास में AlX3 है और एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है, आपके 3 बॉन्ड। देखो एल्यूमिनियम आपके कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 2, 3 में कितने होंगे, 6। तो यार ये तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। और लुईस एसिड आपके क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। याद है, समझे। तो देखो ये लोन पेयर को खींचेगा, याद है, समझ में आया। तो देखो ऐसे समझो कि ये आपका एल्यूमिनियम AlX3 है और ये जो अपना लोन पेयर यहाँ की तरफ डोनेट कर रहा है। तो मैं ऐसे खींचूंगा, अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो जो हेलोजन है आपको अपनी तरफ खींचूंगा मैं।
आपका जो हेलोजन है मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा। तो देखो आपका हेलोजन को कौन खींच रहा है, AlX3। तो देखो ध्यान से सुना, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है। बोलो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, ये वाला बॉन्ड यार फॉर्म हो रहा है। बहुत आसान है। फाइनली एक ऐसा स्टेप आएगा कि पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड पूरा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो बोलो क्या बना, R पॉजिटिव बना। R पॉजिटिव का मतलब क्या है, अल्काइल कार्बोकेटाइन, जैसे कि मेथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन और भी पॉसिबल है। इधर क्या बना आपका, AlX4 नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, इधर आपका ये कार्बोकेटाइन बना है और कार्बोकेटाइन आपका क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो, अब बाकी पूरा प्रोसीजर आपका सेम है। जैसे कि देखो आगे आपको पता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक करेगा यार ऐसे। और ये वाला स्टेप क्या होता है आपका RDS, ये D लिखा है। तो बोलो क्या हुआ, इधर आपका बन गया कार्बोकेटाइन। अब देखो पाई बॉन्ड सिग्मा, चलो मैं दोबारा से रिपीट करके बता देता हूं कि ये आपका कार्बन आ गया sp3, ये आपका लैक ऑफ कंजुगेशन, तो ये वाला कंपाउंड क्या बन गया आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड से क्या फॉर्म हुआ है आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी इसकी। तो देखो आगे देखते हैं हम, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो यार देखो इधर कंजुगेशन है, तो मैंने ऐसे रोटेट कराया, तो देखो क्या बना, इधर पाई बॉन्ड आपका आ गया, इधर के साथ में मैंने कुछ नहीं किया, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आगे पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो आगे भी मैं क्या कर दूं, रेजोनेंस कर दूं। तो देखो क्या हुआ, आपके पास में आपने इससे कुछ नहीं किया, आपने इधर ये बना दिया और इधर क्या बना दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहां तक समझ में आया, यहां से मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, यहां से ये क्या बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, अगर मैं इसका RH बनाना चाहूं, RH का मतलब क्या था आपका, बोलो थोड़ा याद हो, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है किसका, RS का। और कंट्रीब्यूशन के बारे में तो शायद आपको पता हो, जियो से बताया कि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, RS में सबसे ज्यादा। तो देखो यार क्या हुआ, आपको पता है ये वाला कार्बन क्या है आपका, sp3, और sp3 का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कंजुगेशन। इसको LOC मत मान लेना, बॉर्डर लाइन मत मान लेना। तो देखो आपको पता है कंजुगेशन ओनली कितना आएगा, इधर ये वाला कार्बन आपका कंजुगेशन में नहीं, तो ये बना आपका क्या बना आपका, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आधा समझ में आया। अब देखो स्टेप 2 में क्या है, मैंने ये बनाया, मैंने ये इससे भी बना सकता हूं, स्टेप 2 में इससे भी बना सकता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया AlX4 नेगेटिव, तो मैंने बताया था AlX3 निकलेगा और क्या निकलेगा आपका HX। AlX3 निकलेगा और क्या निकलेगा आपका HX। तो देखो ये क्या करेगा आपका, हाइड्रोजन को लेगा और ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट होगा। तो देखो क्या बना, R, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि क्योंकि देखो बेंजीन की सारी पोजीशन क्या है आपकी सेम, तो ये आपका R लग गया। दोबारा से समझ लो ये वाला स्टेप 2 को। AlX4 क्या करेगा कि पहले तो निकालेगा AlX3 और क्या निकालेगा ये X नेगेटिव। तो X नेगेटिव देखो आपको पता है HX क्या होते हैं, एसिड। HX क्या होते हैं, एसिड। तो उनका कंजुगेट क्या बना, X नेगेटिव। वो क्या है आपका बेस की तरह, तो बेस की तरह काम करेगा, तो वो क्या लेगा आपका हाइड्रोजन। तो देखो यहां से X नेगेटिव आया, उसको उसने हाइड्रोजन लिया, ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट हुआ, तो इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है HX, एलिमिनेशन ऑफ HX। ये भी समझ में आया। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आगे देखेंगे इसके जीकेवी के बारे में। ये आपके जीकेवी हैं फिडेल कार्स अल्काइलेशन के। तो मैंने काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में बताया था
कि अगर आप आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि डी और टी अगर चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है क्या, तो मैंने वो सब चीजें बताई थी। आपको जो याद रखना था, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑपरेट होता है ओनली सल्फोनेशन में और किसमें, हाइड्रोनेशन में। ये मैंने तुमको बताया। तो देखो फिडेल क्राफ्ट में भी आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, तो आपको पता है। तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन आइसोटोप के लिए क्या होगा, सेम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो रिएक्शन कांस्टेंट भी क्या होंगे आपके, सेम। तो रिएक्शन कांस्टेंट सेम है तो इनका रेशियो भी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम, मतलब 1। तो देखो मैंने क्या बताया तुमको, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है कि अगर आपने किसी एटम का जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप लगा दिया, तो अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक या कोई सी भी रिएक्शन का रेट अगर चेंज हो रहा है तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आपका है। अगर नहीं हो रहा चेंज तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आपका नहीं है। तो मैंने बस ये आपको याद करने के लिए समझाया। तो ये आपको याद करना है, बस इतना याद रखना है, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता। और मैंने ये भी बताया था किसमें होता है, सल्फोनेशन में, दूसरा क्या था, आयोडोनेशन में। अब देखो कितने स्टेप प्रोसेस है आपका, 2 स्टेप। जस्ट सेम आपका जो मैंने अभी तक आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया उसी के अंदर है ये भी देखो। अगर मैंने रिएक्शन बैंक बताया था अभी तुमको थोड़ी देर पहले, स्टेप 1 स्टेप 2, वो भी सारे आपके सेम थे। अब देखो पॉइंट 3 है आपका कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है आपका, कार्बोकेटाइन। आसान भाषा में लिखने की कोशिश किए तो देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब आपको पता है यार कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट, तो ये आपको पता है। तो देखो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट क्यों करता है, क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए। और रीअरेंजमेंट में क्या क्या आता है बोलो, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन, बहुत सारी चीजें बताइए, फिनाइल अराइल उससे। तो देखो आपको पता है, देखो मेजर प्रोडक्ट, 4th पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, तुम्हारा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है उससे आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आपको पता है जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो क्वांटिटी में ज्यादा होगा, तो वही आपका क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट। अब देखो यार ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एक्टिवेटिंग इन नेचर, मतलब समझे। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, पॉली सब्स्टिट्यूशन क्या है, मैं समझा देता हूं। तो देखो इधर देखो ध्यान से, आपको पता है कि आपने ये लिया बेंजीन, आपने ये लिया RX और AlX3 और हीट, तो आपने ये निकाल दिया, डायरेक्ट कर दिया और ये निकाल दिया। तो उसके बाद में देखो क्या बना, बोलो, ये थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये R लगा दिया। और आपको पता है इसका नेचर क्या है, Ag, और Ag में बोलो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन बढ़ाते थे, Ag। तो देखो इधर आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ चुका है, तो अगर इधर थोड़ा क्वांटिटी में अगर ये बचा होगा तो दोबारा से अटैक कर देगा। आपको पता है Ag का नेचर होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर, तो दोबारा से अटैक करेगा। मैं डायरेक्ट R लिख रहा हूं, समझ जाना, R पॉजिटिव लिख रहा हूं। तो कहां पर अटैक कर सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। आपको पता है ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउड आएगा, तो मैं पैरा पे अटैक करा रहा हूं। तो इसको बोलते हैं हम पॉली सब्स्टिट्यूशन, मतलब समझे, दोबारा से समझो। बेंजीन लिया, अल्काइल हैलाइड लिया आपने और प्लस लुइस एसिड लिया, तो आपको पहला वाला स्टेप पड़ता है। आपको पता है अगर मैं इसमें और इसमें अगर मैं रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कंपेयर करूं तो इसका ज्यादा आएगा, क्योंकि देखो ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यहां तक समझ में आया। अब बोलो यहाँ पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इधर थोड़ा क्वांटिटी में बचेगा तो दोबारा से अटैक कर देगा। तो दोबारा से अटैक करेगा तो Ag का नेचर क्या, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर, तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक हो सकता है। आपको पता है ऑर्थो पे क्या है, स्टेरिक क्राउड, तो वहां पर अटैक नहीं करेगा। तो बोलो कहां पर अटैक करेगा, आपका पैरा पे। तो ये बन सकता है, अगर थोड़ा अभी भी बचे तो आगे भी कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूशन। दोबारा से समझो, ये वाला पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। 2 स्टेप प्रोसेस है। रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनना है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, आपका रीअरेंजमेंट। और मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन से। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एक्टिवेटिंग नेचर, Ag है। Ag का नेचर क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर।
तो Ag की वजह से रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज। तो इंक्रीज हो गया तो पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की ज्यादा होने की, तो तब क्या होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक से ज्यादा बार भी अटैक कर सकता है, आसान भाषा में। अगर किसी कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग का मतलब समझते हो कि आपका -M या -I, अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग -M और -I ग्रुप है किसमें, कंपाउंड में, तो अब आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता उसमें। क्यों नहीं होता, आसान है, क्योंकि देखो आपको पता है ये रिएक्शन कौन सा है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें ज्यादा होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में ज्यादा होती है। अगर देखो मैंने -M और -I ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ खींचेगा, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा, कम। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म। तो ये मैंने तुमको बताया। अब देखो आगे मैंने इधर लिखा है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट में भी दो रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जो भी मैं पढ़ा रहा था, और दूसरा है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो याद समझना है आपको। तो मैंने क्या बोला, अगर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा -M और -I, तब आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि देखो नाइट्रो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका एल्डिहाइड, ये क्या आपका कीटोन, साइनाइड, SO3, NR3 पॉइंट, और भी ग्रुप हो सकते हैं आपके। तो देखो इधर मैंने ETC लिखा है। अब ये वाले ग्रुप के पीछे रीजन क्या है मैं बताना चाह रहा हूं। तो देखो अगर किसी भी कंपाउंड के पास में NH2, NHR, NR2 ऐसे ग्रुप हैं, तभी भी आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो मैं समझा रहा हूं आपको। तो देखो ये बेंजीन है, इसके ऊपर आपने NH2 डाला, NHR डाला, NR2 डाला। इसके लिए लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी होना चाहिए। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होती है सबसे फास्ट। तो देखो आपको पता है इसके पास में लोन पेयर है, तो लोन पेयर, तो ये कैसे काम कर, देखो सभी के पास में लोन पेयर है, तो ये कैसे काम कर सकता है आपका लुईस, बोलो, बेस की तरह, बेस की तरह कर सकता है, वेरी गुड। और ये कैसे काम करेगा आपका लुईस एसिड, ये मैंने आपको समझाया। लुईस एसिड मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या, इनकम्प्लीट। तो बोलो ये लुईस बेस है, ये क्या, लुईस एसिड। तो आपको पता है यार ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, AB एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन होती है सबसे फास्ट। तो देखो क्या बना आपका, NH2 पर पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने डोनेट किया, और प्लस AlX3 पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये आपका सॉल्ट बन गया, समझे। दोबारा से समझो कि आपको देखो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से क्या बनाना था, या असाइलेशन से क्या असाइलेशन में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो देखो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन से आपको क्या बनाना था, अल्काइल बेंजीन, या देखो आगे। लेकिन इधर क्या हुआ, आपका सॉल्ट बन गया यार। आपका सॉल्ट थोड़ी बनाना था, आपको बनाना था अल्काइल बेंजीन। तो देखो ये लुईस बेस की तरह काम किया, ये लुईस एसिड की तरह काम किया। आपको पता है लुईस बेस और लुईस एसिड, तो ये दोनों आपस में कौन सा रिएक्शन करेंगे, आपका एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है आपका, बहुत फास्ट, सबसे फास्ट। तो आपको क्या बना लिया, ये आपका सॉल्ट। तो देखो अगर देखो NH2 के पास में लोन पेयर है, ये भी आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेगा, इसके पास में भी लोन पेयर है, ये भी नहीं करेगा, और इसके पास में भी लोन पेयर है, ये भी नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको समझाया कि आपका अगर रिंग में अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, तो देखो ये मैंने आपको इधर ग्रुप लिख दिए थे जिनमें आपके फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखो अगर आपका स्ट्रॉन्ग -M -I लगा है तो आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपके बेंजीन में कोई ऐसे ग्रुप लगे हैं जिसके पास में लोन पेयर है, ऐसे ग्रुप, तो उसमें भी क्या आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये यहां तक समझाया। एक मेरा होमवर्क है,
होमवर्क है, बताना है आपको कि ये OH OR में आपका फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ध्यान से सुनना, अगर मैंने बेंजीन के ऊपर इधर OH लगा दिया, OR लगा दिया, तो आपको बताना है यार फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो देखो, अगर मैं रिकैप करना चाहूँ पूरा, अगर लेक्चर आपको बताना चाहूँ, तो मैंने देखो पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें बताई थी जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा। तो उसमें मैंने बताया जिसकी एक्टिवेटिंग नेचर में ज्यादा है पावर, वहां पर वो अटैक करेगा। कुछ मैंने उधर कॉन्सेप्ट बताए कि वो एक +M कर रहा है, एक -M कर रहा है, तो बोलो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा, +M के अकॉर्डिंग। और कौन मेजर बनेगा, कौन माइनर बनेगा, ये सब मैंने बातें बताई आपको। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही आती है, क्योंकि देखो इसका रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका, R पॉजिटिव अल्काइल कार्बोकेटाइन, जस्ट लाइक मिथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन, ETC। और कार्बोकेटाइन आपका क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट। और इस रिएक्शन में आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता। और ये सब मैंने ये सब चीजें आपको बताई, ये आपको याद होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आता है हर साल। तो देखो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपको फील आ रही है सही से। अगर आपको अच्छा लग रहा है, फील आ रही है, तो आपको क्या करना है कि और पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और हर एक लेक्चर को ऐसे देखो कि हाँ कि एक एक बारीक बारीक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि देखो मैंने आपको AlX3 के बारे में ये भी बोला कि ये लुईस एसिड की तरह काम क्यों करता है। बहुत बहुत बारीक बारीक चीजों पे ध्यान दो और अच्छे से पढ़ो।